लास्ट क्लास का आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, परसेंटेज का कैलकुलेशन वगैरह, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आज का क्लास में थोड़ा सा मैं प्री के साथ साथ थोड़ा मेंस लेवल का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों को पेशेंस के साथ अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि प्री लेवल वाला देखो थोड़ा इजी होता है, लेकिन मेंस लेवल वाला थोड़ा लॉजिकल होता है, बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, लॉजिकल होता है। तो आप लोग को अच्छे से लॉजिक को समझना है पेशेंस के साथ। फर्स्ट टाइम सीखोगे मे भी थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना नहीं, उसको सीखना है आप लोग को। और मैं ट्राई करूंगा कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो स्टार्ट करें। जो लोग पहले डीआई का क्लास किए भी हैं उन लोग को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक्स मैं बताऊंगा आप लोग को, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारा कुछ कुछ मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन एक एक लेके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते, तब तक और लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। सबको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? देखो लास्ट क्लास मैंने परसेंटेज बताया था आप लोगों को, फटाफट एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे थोड़ा वार्म अप के लिए, और उसके बाद कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज में मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी नंबर का जो परसेंटेज होता है उसका हम लोग 100% कैसे निकालते हैं, ठीक है। 100% क्या होता है, नंबर इट सेल्फ। 10% के लिए क्या करते हैं, एक जीरो हटा देते हैं या फिर वन प्लेस के बाद डेसिमल पुट करते हैं। 1% के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो या 2 प्लेस के बाद डेसिमल, लाइक दैट। इस तरीके से मैंने बताया था। तो फटाफट आप लोगों को क्या करना है, ये एक नंबर आप लोग को दिया हुआ है, इसका फटाफट ये सारा परसेंटेज आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 100%, 10%, 1% सभी इजी है, फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करो, जितना जल्दी हो सके ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। डीआई में सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, समझना है, साथ में कैलकुलेशन सीखना है। चलो देखो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, जो जितना सॉल्व कर लिया अच्छा है, इसको देख लो, फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट चलेंगे। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ले लिया हमने क्या, 7200, और इसका अगर मुझे 100% निकालना है तो किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7200, ठीक है। ये हो गया आपका 100%। किसी भी नंबर का जो 10% निकालना है तो 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% वाले का एक जीरो, 10 से डिवाइड करना मतलब क्या, एक जीरो हटा देना। इसका मतलब जो इसका 10% होगा वो कितना हो जाएगा, 720। और इसका 1% निकालना है तो आपको 1% के लिए क्या करना पड़ेगा, दो जीरो हटाना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अभी 11%, किसी भी नंबर का 11% कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, 10% और 1% दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 11%। तो 11% क्या हो गया इसका, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, 792। दिस इज द 11%। अभी अगर मान लो 9% निकालना है तो 9% के लिए आप लोग को क्या करना होगा, 10 और 1 इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 में से 2 जाएगा, क्या हो गया, 8 हो गया, और 11 में से 7 गया, क्या हो गया, 4, मतलब क्या हो गया, ये 648। अभी 50% निकालना है किसी भी नंबर का। देखो 50% मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, 50% इज हाफ। तो 7200 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3600, ठीक है।
और अगर आपने 50% निकाल लिया तो 50 के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 5। कैसे निकाल, देखो 50 का एक जीरो हटाने से क्या मिलता है 5 मिलता है, तो हम लोग इसका भी एक जीरो हटा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5% इज 360 हो जाएगा। ठीक है, अभी 55% अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 50 और 5 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3960। और 45% निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं 50% माइनस 5%। ठीक है, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया 40 हो गया, और 35 से 3 जाएगा तो क्या हो गया 32। ठीक है, तो 3240। अभी 40% निकालना, 40% के लिए मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है 10% निकालना है और उसको 2 बार डबल करना है। तो मान लो इसका 10% कितना आया था आपके पास 720, एक बार डबल करेंगे इसको तो क्या हो गया 1440, और एक बार डबल करोगे ये हो गया 20%, और एक बार अगर आप डबल करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 40%, तो ये कितना हो गया 2880। तो दिस इज द 40% इज 2880। अभी अगर मुझे 4% निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 40 से 4 कैसे मिलता है, एक जीरो हटाने से, मतलब डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोग 40% का 4% निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 288। अभी आप इन दोनों को ऐड करो, 40 और 4 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 44%। 44% हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, ये हो गया 16, यहाँ पे 28 प्लस 2 30 प्लस 1 क्या हो गया 31, मतलब 3168। 36% क्या होगा, आपको इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो देखो इसमें से अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2, 7 में से 8 जाएगा क्या हो गया 9, और 27 में से 2 जाएगा क्या हो गया 25। ठीक है, 30%, किसी भी नंबर का 30% निकालना है, आपको क्या करना है 10% का 3 टाइम्स, 10% ऑलरेडी आपके सामने है, इसका 3 टाइम्स करोगे 700 का 3 टाइम्स कितना होगा 2100, और 20 का 3 टाइम्स क्या हो गया 60, सो दिस इज 2160। और अगर आपने 30 निकाल लिया तो 3 निकालना भी आपके लिए आसान है, इसका एक जीरो हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 216, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 33%। तो ये कितना हो गया 6, यहाँ पे आ गया 7, ये हो गया 23। और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 27%। तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये हो गया 4, 6 में से 5 में से 1 गया क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ 21 में से 2 जाएगा क्या हो गया 23। ठीक है, तो ये हो गया, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 1944। अभी 20% निकालना है तो 20% के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं 10% ऑलरेडी, देखो 20% आप निकाल चुके हो जब आप 40% निकाल रहे थे, तो ये 20% इज 1440, और इसके हेल्प से हम लोग 2% निकाल सकते हैं। 2% कितना हो गया इसका 144। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो 22 मिलता, दोनों को माइनस कर देते 18 मिल जाता। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 25% बोला है, तो 25% कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी नंबर का 25% मतलब 2 बार हाफ करोगे। देखो 7200 का एक बार हाफ करोगे तो कितना आएगा 3600, और 3600 का फिर से हाफ करोगे क्या हो जाएगा 1800। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 25% कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 35%। किसी भी नंबर का 35% कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है, ये जो टोटल है अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना होगा, सबसे अच्छा तरीका होता है 35% निकालने का, आप क्या करो 25% निकालो और प्लस 10% निकालो। देखो 25% ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1800, और इसका 10% ऑलरेडी मुझे पता है कितना है 720। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 1800 और प्लस 720, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, ये हो गया 20, और 18 प्लस 7 कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 2520। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। मानस ने पूरा आंसर दिया था, हाँ सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो ये लास्ट क्लास का था, जस्ट मैंने एक वार्म अप के लिए फटाफट रिवाइज करा दिया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, जिसको डाउट होगा लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। देखो ये भी चीज मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था आप लोगों से, फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। स्पेशल डेटा के बारे में मैंने बताया था, स्पेशल डेटा के बारे में मैंने क्या बताया था,
स्पेशल डेटा क्या क्या होता है, तो स्पेशल डेटा में हम लोग लेते हैं ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर, इसमें हम लोग 2 को नहीं लेते थे एक्सेप्ट 2 एंड 5, और इसके अलावा एक और था जो कि स्पेशल डेटा था, वो था 9, और जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 9, 11 और 7। ये 3 चीज मैंने बोला था, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अभी इसका यूज भी मैंने बताया था, जैसे मान लो क्या यूज था, जैसे अभी जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे ये जो देखोगे जो टोटल दिया हुआ था 7200, इस टोटल के पास देखो एक स्पेशल नंबर था, 7200 के पास एक स्पेशल नंबर क्या था 9, 7200 जो होता है वो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब देखो यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट किया है वो आप सारा का सारा क्या होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। आप लोग चेक करके देख सकते हो जितना भी आपने कैलकुलेशन किया ऑल आर 9 मल्टीपल। तो ये सब चीज अभी हम लोग डीआई बनाते टाइम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका बहुत सारा यूज मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को देखो ये सब चीज अभी आप अच्छे से समझो, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखो सबसे पहला परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ये सब कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे परसेंटेज का एक बेसिक सा पॉइंट है कि अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसा बोला जाता है कि 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज, तो 20% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप ओल्डर जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, अगर उसको आप 100 लेते हो या फिर 100% लेते हो, तो इसका मतलब जो नया वाला वैल्यू होगा, न्यू नंबर, वो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो आप सिंपली बोलोगे इसका मतलब वो क्या बन गया हो गया, वो 120% हो गया होगा। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बोला कि कहीं पे अगर 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज का मतलब क्या होगा, हम लोग अगर मेरा मान लो ओल्डर नंबर जो है, अगर मैं उसको 100 एज्यूम करता हूँ या 100% लेता हूँ, तो जो मेरा नया नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80%। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 में उतना ऐड कर देते हैं, और अगर वो डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 में उतना माइनस कर देते हैं। अभी थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज का, ये सब बहुत यूज आने वाला है। जैसे मान लो इसका 2 तरीका होता है इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करने का। सबसे पहला, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 1000, मैंने एक नंबर ले लिया 1000, और मैं ये चाहता हूं कि इसका 20% इंक्रीज करा दूं, ठीक है। इसका 20% मैं इंक्रीज कराना चाहता हूं, तो हम लोग इसको बनाने का सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपको अभी मैंने परसेंटेज का कैलकुलेशन भी करना सिखा दिया, तो आपको सबसे पहला तरीका ये होगा कि आप 1000 जो है इसका 20% निकालो। 1000 का 20% कितना होगा, देखो 1000 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटाएंगे तो 100 होगा, 20% मतलब कितना हो गया 200, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप इसमें प्लस कर दो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो नया वैल्यू आएगा 1000 प्लस 200 कितना हो गया 1200, ये मिल जाएगा आपको इंक्रीज वैल्यू। अगर मान लो ये 1200 का फिर से अगर मुझे मान लो कोई बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कराना है, 10% इसका इंक्रीज करा दो, तो आप क्या करोगे कि 1200 का 10% निकालोगे, 1200 का 10% कितना हो गया, दिस इज 120, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे वहां पे ऐड कर दोगे। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं 120 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो गया 1320। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है, मान लो अभी अगर ऐसा बोल रहा है कि काम करो ये जो नंबर मिला आपको 1320, इसका आप 10% डिक्रीज कराओ। 10% अगर डिक्रीज कराना है तो आप सिंपली क्या करोगे इसका 10% निकालोगे, इसका 10% कितना हो गया 132, और क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ से मैं 132 अगर माइनस कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या मिलेगा 8, 11 में से मान लो 3 गया, क्या हो गया अगेन 8, और यहाँ 12 में से 1 गया, क्या हो गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला तरीका कि हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं। अगर आप परसेंटेज निकालने में कंफर्टेबल हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसका उतना परसेंट निकालो, इंक्रीज हुआ तो ऐड कर दो, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दो। दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा क्या तरीका, जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका ये होता है कैलकुलेशन का कि जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर दिया गया है 1000, मेरे को 1000 दिया गया और मुझे ये बोला जा रहा है कि इसका 20% इंक्रीज कराओ, तो मैं सिंपली सोचूंगा कि 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर नंबर 100 होगा तो वो कितना बन गया होगा 120% बन गया होगा। तो इसका मतलब देखो 120% का मतलब क्या होता है 120/100। तो सिंपली अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो भी आपको इसका 20% इंक्रीज वाला वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या मिलेगा 1200, जो कि यहाँ का मिला था।
जैसे मान लो अगर मुझे बोला जा रहा था कि ये वाला जो नंबर है इसका मुझे 10% इंक्रीज कराना था, तो मैं क्या करता, इसको मल्टीप्लाई किससे करता, 10% इंक्रीज का मतलब 110 डिवाइडेड बाई 100। 110% होना मतलब क्या, 110/100 होना। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट करके, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपको क्या मिल जाता, 1320 मिल जाता। अभी अगर मुझे इसका 10% डिक्रीज कराना था, तो 10% डिक्रीज मतलब वो 90% हो गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 90% का मतलब 90/100 कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाता, 1188 मिल जाता। तो ये दो तरीका होता है हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए या परसेंटेज डिक्रीज का कैलकुलेशन करने के लिए। यहां तक में किसी को डाउट है क्या, एक बार बता दो, यहां तक में किसी को डाउट है, रिप्लाई करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अभी ये देखेंगे कि मान लो ये जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पे स्पेशल डेटा कहाँ पे बनता है, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो चलो देख लेते हैं वो। तो देखो जैसे ध्यान से समझना है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अभी स्पेशल डेटा कब इंक्रीज होता है, जब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज के टाइम स्पेशल डेटा कैसे बनेगा, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई एक नंबर है और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका 10% इंक्रीज कराओ, तो 10% इंक्रीज कराने का मतलब आपको समझ में आ गया कि आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 110/100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, अभी अगर उसका 110 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक स्पेशल नंबर है, 110 के पास एक स्पेशल नंबर क्या है, 11। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर होता है, अगर उसका आप 10% इंक्रीज कराओगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 100% आप देखोगे वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग को 10% इंक्रीज जब होगा, 10% इंक्रीज, तो वहां पे जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज 11 का मल्टीपल होता है। ये सब चीज अभी से आप लोग नोटिस करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैंने बोला कि 30% इंक्रीज, मैंने बोला 30% इंक्रीज हो गया, तो 30% इंक्रीज होने का मतलब क्या था, यहाँ पे जो भी नंबर होता इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा होता, 30% इंक्रीज का मतलब 130/100 से मल्टीप्लाई कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट इसका निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, देखो ये 130 के पास एक स्पेशल डेटा है, स्पेशल डेटा क्या है 13, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 13 का मल्टीपल होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर मैंने ये बोला कि कोई एक नंबर है उसका 70% इंक्रीज कराओ, 70% इंक्रीज, तो 70% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 170/100। तो 170/100 का मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या स्पेशल डेटा दिख रहा है, इसके पास 17, जितना भी प्राइम नंबर सारा जो है वो स्पेशल डेटा में आता है, बस 2 और 5 को छोड़ के। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आप एक काम करो 90% इंक्रीज करा दो, 90% इंक्रीज। ठीक है, तो 90% इंक्रीज का मतलब जो भी मेरे पास नंबर होगा इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 190/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 190/100 का मतलब देखो यहाँ पे 19 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक स्पेशल डेटा आपको क्या मिल रहा है, 19। इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा आप देखोगे वो 19 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से स्पेशल डेटा कहाँ कहाँ पे क्रिएट होता है, ये सब चीज आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सा बात है। उसी तरीके से मान लो अगर मैं डिक्रीज वाले का बात करूं, तो जैसे मैंने बोला कि कहीं पे 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज, तो अगर मान लो 10% डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी नंबर का बात कर रहे हो इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10% डिक्रीज का मतलब 90/100। तो अगर 90/100 है, इसका मतलब क्या देख रहे हो कि उसका जो भी रिजल्ट होगा, देखो 90 के पास क्या डेटा है, 9, वो किसका मल्टीपल होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो। दूसरा जो होगा वो कहाँ पे आएगा, दूसरा आप बोल सकते हो कि 30% अगर डिक्रीज होता है, 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज का मतलब क्या होगा कि जो भी आप नंबर का बात कर रहे हो वहां पे 30% डिक्रीज का मतलब उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 70/100। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 70/100 मतलब 7 है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अच्छा और एक स्पेशल डेटा कहाँ पे क्रिएट हो सकता है आप लोग बताओ तो,
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ कि इसके बाद और कितना परसेंट डिक्रीज अगर मैं लेता हूं तो वहां पे क्या होगा, एक स्पेशल डेटा क्रिएट होगा। फटाफट बताओ, और कौन सा डिक्रीज लेने पे मुझे स्पेशल डेटा मिलेगा। बताओ। 70% तुलिका। और किसी का? और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? थर्टीन परसेंट डिक्रीज, 13% डिक्रीज करोगे तो 87 हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो 70% ही होगा। देखो 70% अगर मान लो मैं डिक्रीज बोलता हूँ, 70% डिक्रीज, तो 70% डिक्रीज का मतलब ये होगा कि जो भी आपके पास नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30/100। 30/100 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, वहां पे देखो 30 में क्या है, 3। इसका मतलब जो भी आपका रिजल्ट होगा दैट इज द 3 मल्टीपल। ठीक है, तो ये सब डिविजिबिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, 19% डिक्रीज करोगे, देखो 100 से माइनस करो, 81। 81 इज नॉट प्राइम नंबर नाउ। ठीक है, 70% डिक्रीज में मिलेगा। समझ में आया क्या ये आप लोग को? समझ में आया तो आगे बढ़े। ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो तो क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स है, फिनेंस, मार्केटिंग, सिस्टम। ठीक है, इसमें मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात किया हुआ है, या फिर रुपीज कुछ भी दिया हुआ है। मान लो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसको आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो, इन 1000। मान लो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, सभी डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और उसकी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बी 832। ओके, सी आंसर आ रहा है अमित का। 13 स्पेशल डेटा, यस। आंसर बताओ मुझे। बी, यस। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहला अगर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 30%। कहीं पे भी अगर 30% अगर इंक्रीज होता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर कहीं पे 30% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर वो लिया हो उसमें वो मल्टीप्लाई किससे करेगा। 30% इंक्रीज का मतलब वो उसको 130/100 किया होगा। और 130/100 बोलने का मतलब ही इसके पास क्या होगा, 130 में क्या है, 13 है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहला काम एग्जाम में मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिया है, क्योंकि डीआई में देखो अभी आपको ऑप्शंस रहेगा, तो जितना भी ऑप्शन है आप सबसे पहला काम वही देखोगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 13 से डिविजिबल जाता है। तो देखो पहला वाला ऑप्शन को अगर मान लो मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, तो 13 का 6 टाइम्स जाएगा 78, और कितना बच जाएगा, 78 होगा तो 54 बचेगा। इसका मतलब क्या, ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड वाले को अगर मान लो डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 13 6 जा 78 होगा, फिर 52 आता है, 13 4 जा 52, ये 13 से कट जा रहा है। तो ये मेरा आंसर हो सकता था, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 6 जा 78, और 78 में फिर 65, वो भी 13 से कट रहा है, तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 78 होगा,
78 के बाद क्या होगा, हाँ 65 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मान लो इसको चेक करेंगे तो क्या हो गया, 13 6 जा 78 होगा, फिर 110 आएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन बच गया। अगर दो ऑप्शन आ जाता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ऑप्शन होता, बहुत बार एग्जाम में एक ऑप्शन भी रहता है, तो अगर एक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली आप डिविजिबिलिटी रूल से ही चेक कर लेते। तो अभी दो ऑप्शन है तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो IIM के में सिस्टम डिपार्टमेंट का बात कर रहा है, तो सिस्टम डिपार्टमेंट IIM के में सिस्टम डिपार्टमेंट, देखो ये सिस्टम डिपार्टमेंट है, तो ये कितना है 640 है। और इस 640 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 640 का मुझे 30% इंक्रीज कराना है, मतलब क्या करना है 130/100 करना है। सिंपली देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और आपको देखो अभी पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, यूनिट डिजिट से भी आपको समझ में आ जाएगा कि 4 3 जा कितना होता है 2। इसका मतलब जो आंसर होगा वो एंड 2 से होता, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाता, 832 हो जाता। समझ में आया ये सबको? यूनिट डिजिट चेक करके भी निकाल सकते हो, यस ऑब्वियसली निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक ऑप्शन होता कभी भी 30% इंक्रीज वगैरह होता है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में SBI में ही पूछा था, जहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो कि 13 का मल्टीपल था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सबसे पहला 13 मल्टीपल चेक करेंगे। अगर मान लो 13 मल्टीपल से नहीं होता है, एक दो ऑप्शन बचेगा, तो फिर आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट वगैरह भी काम में लेके आ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको, आगे बढ़े। तो देखो आपको एक चीज समझ में आ गया कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ये सब में हम लोग कहाँ कैसे स्पेशल डेटा वगैरह का कंसीडर करते हैं, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अभी देखो कुछ कुछ चीजें, देखो जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो मैंने आप लोग को बताया होगा, जैसे मान लो अगर एक नंबर है A, अगर इसका वैल्यू मान लो है लेट अस सपोज 70, और एक नंबर है B, इसका नंबर है मान लो 80। अगर मुझे ये पता करना होगा कि मान लो A जो है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो हम लोग क्या करेंगे, बोला है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो सबसे पहले A का वैल्यू लेंगे। A कितना है 70, और किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, B के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे 80 इंटू 100% कर दोगे। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था, तो ये कट जाएगा। और 7/8 मतलब आपको 7/8 का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/8 कितना होता है 0.125, तो 7/8 क्या हो जाएगा 0.875, मतलब इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 87.5%। अगर मान लो बोला कि A इज व्हाट परसेंट मोर, A इज व्हाट परसेंट मोर, सॉरी A इज व्हाट परसेंट लेस, क्योंकि A का वैल्यू लेस है ना, तो A इज व्हाट परसेंट अगर लेस बोलता है, लेस देन B, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे A का वैल्यू कितना लेस है, तो आप देखोगे A का वैल्यू कितना लेस है 10 लेस है, डिवाइडेड बाई हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग B के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो B का वैल्यू लोगे 80 इंटू 100% करोगे, तो ये हो गया 1/8। 1/8 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 12.5 या फिर 12 1/2%। मतलब क्या है कि देखो ये तो एक तरीका मैंने बताया था। दूसरा एक चीज और क्या होता है कि अगर मान लो आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। हालांकि आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, फिर भी बस मैं बता दे रहा हूँ। तो उसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में हम लोग को क्या करना होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100% करना होता है। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे देखना होता, तो हम लोग सिंपली क्या देखते, बोला है कि A जो है वो कितना लेस है, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेते। दोनों का डिफरेंस क्या आता, 10 आता। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या, डिफरेंस, डिवाइडेड बाई इनिशियली, मतलब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, B के रेस्पेक्ट में 80 इंटू 100% हो जाता। तो यहाँ से भी हम लोग क्या मिल जाता 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो जाता है 12.5%। तो दीज आर द बेसिक्स। अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट इन डिफरेंट ईयर, ये डिफरेंट ईयर में अलग अलग परसेंटेज का प्रॉफिट दिखाया है। अभी आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला,
what is the percentage increase in percentage profit from 2005 to 6? Second one, what is the percentage increase in percentage profit in 2007? And third is the what is the percentage increase in percentage profit over the year? ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट। क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है ना? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अभी शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ये तीन क्वेश्चन का आंसर, ये देखो, सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। एक बार अपना गलती अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनाना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। 20, 25, 100%। ओके अर्णव, देखते हैं और किसी का आंसर। कावेरी 25। नंबर के साथ आप लोग जो भी आंसर बता रहे हो ना, नंबर के साथ बताओ ताकि मुझे समझ में आए 25% किसका है, या फिर एक ही साथ लिख दो। 1 का 25%, 25, 20, 100। विनीता 25, 20, 25, 100। देखो आंसर डिफर कर रहा है कुछ कुछ लोगों का। हाँ, ये सब क्वेश्चन में देखो गलती होता है। क्या गलत होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में देता है तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज प्रॉफिट फ्रॉम 2005 टू 6। तो ये वाला आप लोग को दिखता है, ये 2005 टू 6। तो बहुत लोग इसका आंसर 5% देखते हैं कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 है, तो आंसर इसका 5% मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। देखो परसेंटेज कभी भी निकालना हो, आप लोग के माइंड में एक बात आना चाहिए कि वहां पे क्या होता है, परसेंटेज के फॉर्मेट में क्या होता है, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, उसका एक डिनोमिनेटर होता है और इनटू 100%, ये परसेंटेज में आता ही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप परसेंटेज इंक्रीज के बारे में आप लोग फॉर्मूला से भी समझ जाओगे। परसेंटेज इंक्रीज वाला में मैंने क्या बताया था, या परसेंटेज चेंज बोल देते हैं उसको, आप लोग समझ जाना। चेंज का मतलब क्या होता है, वही मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होगा तो चेंज होगा। तो या तो आप इसको याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम 2005 टू 2006। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2005 से 6 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप सिंपली बोलोगे यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 5% का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम 2005 टू 2006। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 2005 का डेटा लेना होगा, जो कि क्या है 20 है, और इंटू 100%। तो देखो ये कट जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो जाता है, 1/4 इज नथिंग बट 25%। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 25%। दूसरे वाले का आंसर अगर हम लोग बात करें तो देखो जैसे यहाँ पे तो क्लियरली आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि 2005 टू 2006 लेना है, लेकिन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वहां पे आपको बताया व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज प्रॉफिट इन 2007। तो अभी मुझे ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि 2007 जब एक ईयर मेंशन किया है तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि अगर आपको एक ईयर मेंशन कर देता है तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो होगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कभी भी अगर आपको एक ईयर बता दे तो आप उसके प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन करोगे। मतलब जो मुझे 2007 में जो इंक्रीज निकालना है वो निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, 2006। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, कितने का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया, 5 का। और हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर में कितना वैल्यू था इसका, 25 इंटू 100%। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया, 1/5 हो गया, और 1/5 का मतलब कितना हो जाता है, 20%।
5%। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे। अभी देखो ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला में क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज प्रॉफिट ओवर द ईयर। तो अगर आपको याद रखना ये ओवर द ईयर मेंशन कर दिया तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। मतलब हमको लेना होगा स्टार्ट से लेके एंड, ओवर द ईयर मतलब ऑलवेज स्टार्ट से लेके एंड तक कितना इंक्रीज हुआ फाइनली आपको वो देखना है। तो देखो इसका जो स्टार्ट 2005 से हुआ था, 2005 में कितना था इसका 20% था, और एंड हो रहा है 2010 में, जो कि कहाँ पे एंड कर रहा है 40 में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना इंक्रीज हो गया। तो क्या करोगे 40 माइनस 20 करोगे, कितना हो गया 20, डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉम बोल के देगा तो उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्ट वाले के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 20 इंटू 100%। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, आंसर कितना हो गया इसका 100%। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही था कि ये कीवर्ड समझना। अगर आपको डायरेक्ट बता दिया फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ईयर मेंशन किया तो आप उसके प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में ले लोगे, और अगर ओवर द ईयर बोला मतलब फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। हम लोग कैसे किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्लियर, ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अभी दूसरा जो होता है इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। देखो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो सेंट्रल एंगल का मतलब ये होता है, देखो एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है प्रीवियस वाले डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, ये सारा जो परसेंटेज इसको प्लस करने से 100% होना चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक डेटा लिया था, इसलिए इसको प्लस करने से 100% नहीं भी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आप देखोगे ये सबको प्लस करोगे, अगर वो पाई है तो वो क्या होगा, ऑलवेज 100% ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी हम लोग सेंट्रल एंगल वाले पे आते हैं। तो देखो सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं, तो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी, आपको पता होगा कि अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, और इस सेंटर से सरकमफेरेंस कहीं पे भी अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेंटर से सरकमफेरेंस ज्वाइन करने से हमको क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एंगल का मतलब ये होता है कि सेंटर और रेडियस, ये जो एंगल बनाता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। एंगल मेड बाय रेडियस एट सेंटर। खैर इतना आप लोग को नहीं समझना है। नॉर्मली देखो अगर हम लोग एंगल का बात कर रहे हैं तो एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल को नॉर्मली हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में। तो अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब सिंपली एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि वो जो भी दिया हुआ है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, अगर मैं आपसे ये बोलता है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ए, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सेंट्रल एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, तो सेंट्रल एंगल निकालने का 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा, तीनों आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला वे क्या है, तो देखो आपको एक चीज पता है कि इन टर्म ऑफ परसेंट, अगर मैं परसेंट का बात करूं तो किसी का भी जो टोटल होता है वो कितना परसेंट होता है, किसी का टोटल ऑलवेज क्या होता है 100%। ठीक है, और अगर मैं डिग्री के टर्म में बात करूं तो किसी भी सर्कल, सर्कल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, सर्कल का डिग्री क्या होता है, ऑलवेज कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 100% है ये इक्वल किसके होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर मान लो मुझे 1% का अगर वैल्यू निकालना है कि 1% कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो 1% क्या हो गया 360/100। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको कट करूं तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 1% का वैल्यू क्या हो गया 18/5 डिग्री। ठीक है, 18/5 डिग्री। तो अभी मान लो अगर मुझे बोल रहा है कि ए का सेंट्रल एंगल निकालो, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना है 11%। तो हम लोग क्या करेंगे 11% का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 11% मतलब क्या, 1% ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, तो 11% के लिए क्या करोगे 18/5, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 11 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 11% जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अगर मान लो आपको
18% का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, 18% निकालने का मतलब हो गया आप 1%, आपको पता ही था कि 1% का वैल्यू कितना था 18/5, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 18 से, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। मतलब क्या है, इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मान लो परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज को अगर डिग्री बनाना है, परसेंटेज टू डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा डिग्री वाला क्वेश्चन भी आता है, वहां पे भी ये काम आएगा। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर डिग्री बनाना है तो आप सिंपली 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसका उल्टा भी आप लोग याद रख लेना कि अगर मान लो आपको डिग्री, कोई चीज डिग्री है, उसको अगर आपको परसेंटेज बनाना है, आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है सेंट्रल एंगल निकालना। सेंट्रल एंगल मतलब डिग्री बनाना। तो डिग्री बनाना मतलब क्या, सिंपली जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। अभी सेकेंड वे क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेंट्रल एंगल निकालने का जो सेकेंड तरीका होता है, सेकेंड वे, वो क्या होता है। तो देखो सेकेंड वे होता है बहुत ही आसान। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आप सेकेंड वे बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड वे में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का हेल्प ले लेंगे। जैसे मुझे एक चीज पता है कि 100% जो होता है, 100% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अभी अगर मान लो आपको यहाँ पे 11% अगर निकालना था तो आप 11% कैसे निकाल सकते थे। 11% के लिए आप सिंपली सोचोगे कि मैंने आपको 11% निकालना सिखाया। 11% हम लोग कैसे निकालते हैं, 10% और प्लस क्या कर देते हैं 1%। तो इससे मुझे क्या मिल जाता है 11%। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, देखो अगर 100% का वैल्यू 360 डिग्री है तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% इज 36, और अगर मैं 1% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3.6, और अगर आप दोनों को ऐड कर देते आपको क्या मिल जाता है 11%, विच इज 39.6। तो इस तरीके से हम लोग, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो सेंट्रल एंगल के लिए कोई फॉर्मूला का दरकार नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे 18% निकालना है या 26%, तो 18% कितना होगा बताओ तो आप लोग, 18% का वैल्यू कितना आएगा, 18% का वैल्यू निकाल के बताओ। $64.8 माइनस, यस कावेरी का भी 64.8 था। हाँ देखो, अगर आपको 18% निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, 18% कैसे निकालना सिखाया मैंने, 20%, और इसमें से माइनस करना होगा 2%। तो 20% कैसे निकालेंगे, देखो 10% अभी आपने निकाला कि 10% अगर किसी नंबर का 36 है तो 20% क्या होगा, उसका डबल होगा। तो डबल करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 72, और अगर 20% 72 है मतलब 2% कितना होगा 7.2, और इस बार दोनों को माइनस करना है तो दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या हो गया 64.8। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो आपको 26% निकालना है तो 26% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ तो, कैसे कैलकुलेट करेंगे 26%, क्या तरीका यूज करोगे आप लोग 26% निकालने के लिए, 93.6, यस आंसर तो करेक्ट है, बनाओगे कैसे 25 + 1, वेरी गुड। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल जो मुझे दिख रहा है 100% का, ये 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग को 26% निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हम लोग क्या करना है 25% निकालना है और 1% निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। 25% कैसे निकालते हैं, देखो 2 बार हाफ करना, तो इसको एक बार हाफ करोगे 180, अगेन हाफ करोगे क्या हो जाएगा 90। दैट मीन्स 25% इज 90, और 1% कितना होगा इसका, ऑलरेडी देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था 3.6, तो इसका मतलब इसका 26% क्या हो जाएगा 93.6 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वे। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वे क्या होता है, थर्ड वे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड वे जो है आप लोग का बेसिक से आता है। थर्ड वे में क्या है, देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी मुझे परसेंटेज को डिग्री बनाना होता है, परसेंटेज टू डिग्री, हम लोग उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 18/5। ठीक है, 18 के पास एक स्पेशल डेटा है, स्पेशल डेटा क्या है 9। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो ऑलवेज का मल्टीपल होता है। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रख लो कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। सेंट्रल एंगल
is always divisible by 9। ये थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि अभी तक जितना भी देखो, अगर आपसे सेंट्रल एंगल पूछता है तो आपको एग्जाम में क्या करना है, कुछ भी कैलकुलेशन करने के पहले सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है, कितना ऑप्शन जो है वो 9 का मल्टीपल दिया हुआ है। अगर एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देखोगे, जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा रहता है जो कि 9 का मल्टीपल होता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया ना, ये वाला सेंट्रल एंगल का तीनों मेथड सबको समझ में आया या नहीं आया? थर्ड वाला तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, पहला वाला आप कर सकते हो 18/5 से, और दूसरा परसेंटेज बेस। सबको क्लियर हुआ? तो हम लोग आगे बढ़े। यस, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2000 आईबीपीएस पीओ 2015 का है। इसका आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। ये आईबीपीएस पीओ 2015 का क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन मैं आप लोग को बाद में कराऊंगा, 2015 में पूछा था। आपको बस ये 31 वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। क्वेश्चन आप लोग को विजिबल है? देखो इसके पहले जो भी मैंने आप लोग को डेटा वहां पे लिया था, सारा प्रीवियस ईयर का था। बी, यस, करेक्ट, हाँ बी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये ग्राफ कुछ भी दिया है वो बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेंट्रल एंगल। तो अगर ये मुझे सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब मैं सबसे पहले ऑप्शन में जाऊंगा और चेक करूंगा कितना ऑप्शन जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन 9 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है। देखो कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 18, 18 + 2 20, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखो इसको अगर आप सम करोगे तो क्या हो गया, 9 + 3 12, 12 + 6 क्या हो गया 18, ये 9 से कटता है तो ये आंसर हो सकता है। अगर हम लोग इसको चेक करें तो 11 + 1 12, ये नहीं होगा। इसको अगर आप चेक करोगे तो ये क्या हो गया, 9 + 7 16 + 4 20, ये भी नहीं होगा। और ये वाला जो है इसका भी सम क्या हो रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन था, वही आंसर हो जाएगा 93.6। और देखो अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे किसका बात कर रहा है, एस का बात कर रहा है, स्टोर एस। स्टोर एस का अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका 26% था, और अभी आप लोग 26% भी कैलकुलेट किए थे। 26% का देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 6% इज 93.6। ठीक है, लेकिन तो इसका मुझे कैलकुलेशन का दरकार ही नहीं है अगर एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल है तो। समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? सबसे पहला काम सेंट्रल एंगल मतलब ही 9 मल्टीपल। क्लियर हुआ? तो हम लोग आगे बढ़े। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो मैंने आप लोग को फ्रैक्शन कंपैरिजन लास्ट क्लास में ही बताया था कि हम लोग दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करना और उससे रिलेटेड कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछता है, वो दो चार क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छा मेंस लेवल का क्वेश्चन में आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो फ्रैक्शन कंपैरिजन में मैंने सबसे पहला जैसे मान लो बताया था आप लोगों की, अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 3/5 और 7/11, और मुझे अगर पता करना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो सबसे पहला बेसिक तरीका तो ये होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। मतलब 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 33 होगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 होगा। आप सिंपली चेक करोगे 33 35 दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 35। इसका मतलब 7/11 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये दो वैल्यू अगर रहता है तो आप इसको इजिली आप कंपेयर कर सकते हो।
तीन चार वैल्यू अगर दिया है तो तीन चार वैल्यू में आप दो दो को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन कंपैरिजन में हम लोग और एक दो पॉइंट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कभी भी अगर एग्जाम में आपको मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम और मिनिमम इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, आप लोग 100% श्योर हो जाना है कि आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन कंपैरिजन से ही पूछा गया है। ठीक है, देखो कैसे, थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा नंबर दिया, अगर मान लो ये चार फ्रैक्शन अगर मैंने दिया है, इसमें अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें मैक्सिमम कौन सा हो सकता है और मिनिमम कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये चार में हम लोग को बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। बताओ तो आप लोग कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम। ये जो जज करना समझ जाएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं उसके लिए इजी होगा। मैक्सिमम और मिनिमम बताना है आप लोग को। मैक्सिमम मिनिमम, ओके। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इजी वैल्यू लिया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ठीक है, एग्जाम में इतना इजी नहीं देगा, थोड़ा टफ देगा, तो उसका वाला भी हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे पहला तरीका तो आपने देख लिया कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो अगर मुझे इसको कंपेयर करना होता तो मैं सिंपली इसको ऐसे सोचता कि देखो इसका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो पार्ट है मतलब 61, वो 30 के क्या है, 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऊपर वाला 61 इज 1 मोर देन क्या है, 2 टाइम्स। डिनोमिनेटर का जो है 2 टाइम्स करने से क्या है, ये 1 ज्यादा है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करते टाइम ये सब चीज यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको भी अगर देखता तो जो 82 है वो क्या है, ये है 2 मोर देन व्हाट, 2 टाइम्स। नीचे वाले के 2 टाइम्स करने से क्या होता है, 80 होता है, उससे 2 ज्यादा है। इसको अगर मैं कंपेयर करता तो मैं ऐसा बोल सकता था कि ये क्या है, 4 मोर देन 2 टाइम्स। नीचे वाला का जो 2 टाइम्स करने से 100 होता है, उससे क्या है, ये 4 ज्यादा है। उसी तरीके से अगर आप लास्ट वाले को देखते तो ये क्या होता, इसको हम लोग बोल सकते थे कि ये कितना ज्यादा है, ये 5 मोर है, 5 मोर देन 2 टाइम्स। ऐसा हम लोग बोल सकते थे क्या, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इजी, आप लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वहां पे मुझे थोड़ा अप्रॉक्स का सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 2 टाइम्स जो था उससे 1 ज्यादा है, ये 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है, ये 2 टाइम्स से 4 ज्यादा है, और ये 2 टाइम्स से 5 ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कि अगर मैं मैक्सिमम वाले का बात करूं तो ये 5 ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मैं मिनिमम वाले का बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया, ये जो कंपेयर करने का मैंने तरीका बताया ये समझ में आया। हाँ, अभी देखो इसका हम लोग यूज देखते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है फ्रैक्शन कंपैरिजन में। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे।
देखो एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ये चीज आप लोग जानते हो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मान लो मुझे कभी अगर अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीआई के लिए। तो मान लो अगर मेरे पास एक नंबर है 235, ठीक है, और इसको मुझे 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है, इसको अगर मुझे 2 डिजिट में लिखना है 235 को, तो हम लोग इसको 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो अगर लास्ट का नंबर आप लोग को पता होगा कि अगर मान लो ये 5 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, 1 इंक्रीज करके लिख देते हैं। अगर वो 5 से कम होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेम वैसा ही छोड़ देते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर इसको मुझे 2 डिजिट में अगर कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको क्या लिख देता, इसको 24 लिख देता, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर क्या है, 5 है, जो कि 5 हो या 5 से ज्यादा हो आप उसको बड़े वाले नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक नंबर होता 221 और इसको अगर मुझे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको कैसे लिख पाता? अगर मुझे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, मैं लास्ट वाला देखता कि यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 होने का मतलब क्या है कि ये 5 से कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाती है, ये सिंपली 22 हो जाता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, लेट अस सपोज 23579, ऐसा लिख दिया। अभी अगर मैं इसको मान लो कि 4 डिजिट का नंबर अगर लिखना चाहता, इसको मुझे 4 डिजिट में लिखना है, ठीक है, तो मतलब इसका लास्ट का 1 डिजिट ये हटाना है। तो मैंने देखा इसको हटाते टाइम कि ये 5 से ज्यादा है, इसका मतलब मुझे इसको अगर 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 235 और ये 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8। अगर मान लो इसी नंबर को अगर आप 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 3 डिजिट मतलब आपको ये दोनों डिजिट हटाना है, तो आप देखो ये 3 डिजिट का मतलब क्या है, ये 5 के बाद में आप देखोगे 7 है, मतलब क्या 5 से ज्यादा है, तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 236 आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसको 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट मतलब आपको ये यहां तक लिखना है, तो आप देखोगे 3 के बाद क्या है, 5 है, तो इसका मतलब आपको इसको क्या लिखना होगा, 24 लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, कि डिजिट हम लोग कैसे, हाँ डिजिट कैसे हम लोग, ये पॉइंट समझ में आया सबको ना, कि आप लोग जब भी डिजिट को सॉर्ट करोगे तो देख लेना कि अगर 5 से ज्यादा होगा तो 1 ऐड कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बस मैंने इसका एक क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है, इसका पूरा हम लोग बाद में करेंगे डीआई वाला, जस्ट इसका ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि द मिनिमम percentage fluctuation in population of the town X with respect to the previous year is achieved in which year? कौन सा ऐसा ईयर है जहां पे क्या हो रहा है कि मिनिमम परसेंटेज का फ्लक्चुएशन हुआ है प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, ये आपको बताना है। और ये सब क्वेश्चन देखो बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपको नहीं आता है अच्छे से परसेंटेज के बारे में कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, या फिर अगर आप फ्रैक्शन कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन तो भूल जाओ, एग्जाम में बनने का नहीं। इसका आंसर कोई बता सकता है कि कौन सा ईयर में क्या होगा, मिनिमम फ्लक्चुएशन होगा? नाइनटीन 1951, उज्जवल। नाइनटीन 1951, ओके। नाइनटीन 1961, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कि बनाना कैसे, ध्यान से समझना, जो लोग नहीं जानते हैं इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत काम आने वाला है मेंस लेवल एग्जाम में। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 21 प्रीवियस ईयर के बात कर रहा है ना, तो 21 से जब हम लोग मतलब 1921 से जब 1923 में जाएंगे, मतलब 1931 का अगर मैं सिचुएशन का अगर बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या देखना है, परसेंटेज फ्लक्चुएशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितना फ्लक्चुएट किया, फ्लक्चुएट करना मतलब कितना इंक्रीज या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखो 276 से कितना हो गया, ये 303 हो गया, तो मतलब कितना का यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो गया, यहाँ पे 24 प्लस
24 करेंगे तो 300 होगा और 3 करेंगे तो 27। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हुआ 27 का हुआ, लेकिन देखो परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कितना था। तो प्रीवियस ईयर में कितना था इसका 276। अगर इसको आपको परसेंटेज बनाना है तो इनटू 100% भी करना होता। तो यहां से आपको पता चलता है कि 1931 में जो है वो कितने परसेंट का फ्लक्चुएशन हुआ। अगर मैं 1941 का अगर मैं बात करूं 1941, तो आप सबसे पहले देखोगे कि 1931 से 1941 में कितने परसेंट का फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, क्या हो गया 4, और ये हो गया 3, मतलब 34 कम हो गया। और प्रीवियस ईयर में कितना था, देखो यहाँ पे बोला था ना प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में बताना है, तो प्रीवियस ईयर में कितना था 303 इंटू 100%। अगर हम लोग मान लो 1951 का अगर हम लोग बात करें, 1951 में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना फ्लक्चुएट किया, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना हो गया 197 हो गया ना, मतलब 1 और 27 मतलब 28। प्रीवियस ईयर में बात करेंगे तो 269 इंटू 100%, अगर मुझे परसेंट बनाना है तो। और 1961 में कितना होगा, तो यहाँ पे देखो इसका देखो फ्लक्चुएशन कितना इंक्रीज हुआ, तो 3 यहाँ पे होगा तो 300 और 28 मतलब 31 डिवाइडेड बाई हो गया 297 इंटू 100%। और लास्ट अगर मान लो 1971 का अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, मान लो 2 करेंगे तो 30 और इधर 33 35। प्रीवियस ईयर में कितना था 328 इंटू 100%। ये होता है बेसिक तरीका। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया है आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम लोग को कभी भी परसेंटेज का फ्लक्चुएशन देखना है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज देखना है, सबसे पहले देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना था इंटू 100%। इस तरीके से मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ में आया क्या? ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके अभी देखो इसको हमको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। देखो एग्जाम में हम लोग को क्या करेगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और नहीं तो मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि देखो हर केस में तो ये 100% आता ही है, तो मुझे 100% लिखने का दरकार नहीं है नेक्स्ट टाइम से। परसेंटेज बोलेगा तो आपको समझ में आया, सबको परसेंटेज बनाना है, मतलब 100% तो सबके साथ होगा, तो 100% ये एग्जाम में हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे। मुझे इतना लिखना पड़ेगा बस 27/276, 34/303, 28/269, 31/297, 35/328। अभी मुझे इसको कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैक्सिमम या मिनिमम लेते टाइम हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ मत करना, डिनोमिनेटर वाले को चेंज कर लेना। जैसे मान लो ये 27 है, डिनोमिनेटर वाला को अगर मैं 2 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखो ये 276 है, यहाँ पे 6 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 28। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 34 है इसका न्यूमरेटर। इसका अगर हम लोग डिनोमिनेटर का बात करें, इसको मान लो 3 है, 5 से कम है, तो इसको मुझे क्या रखना पड़ेगा 30 रखना पड़ेगा। इसका अगर मैं बात करूं तो ये 28 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 है, मतलब 26 किस में चेंज हो जाएगा 27। यहाँ पे क्या है ये 7 है, तो ये जो 29 है वो किस में चेंज हो जाएगा 30। और यहाँ पे देखो 8 है, तो ये जो 35 है वो तो सेम ही रहेगा। 32 किस में चेंज हो जाएगा 33 में चेंज हो जाएगा। अभी आपको देखो इस सभी में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा लीस्ट। आपको यहाँ पे मिनिमम पूछा था, मतलब मुझे लीस्ट बताना था। तो देखो अभी इस फ्रैक्शन को हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, मतलब मिनिमम पूछा है, मिनिमम पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो इसको, हालांकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया है बहुत ही ईजी आया है, जिसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। जैसे मैंने देखो आप लोग को एक चीज थोड़ा सा पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन एक से ज्यादा या एक से कम होता है, कैसे पता करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, ये मोर देन 1 है या लेस देन 1। और एक फ्रैक्शन मैंने लिया 5/3, ये इसमें कौन सा मोर देन 1 होगा कौन सा लेस देन 1 होगा, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सिंपली हम लोग देखेंगे कि अगर देखो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू अगर वो डिनोमिनेटर से कम है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 आएगा। ये चीज आपको देख के आना चाहिए। और अगर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से अगर ग्रेटर है,
तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा। ये चीज आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐसे भी देखो, इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे 3/5 इज 0.6 आता है, और इसका वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, और 2/3 मतलब 0.66 आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देख के आइडिया लगना चाहिए। तो अभी हम लोग ये पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखो जितना भी आप फ्रैक्शन देख रहे हो, इस केस में देखो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये वाला क्या है, लेस देन 1 है। इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये मोर देन 1 है। ये लेस देन 1 था, ये मोर देन 1। ये वाला क्या होगा, दिस इज ऑल्सो मोर देन 1, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा। इसका अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज ऑल्सो मोर देन 1। इसका अगर आप देखोगे, इसका भी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा, मतलब मोर देन 1। इसका मतलब जो मिनिमम होगा कौन सा होगा, 27/28 इज द मिनिमम। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया क्या, बताओ मुझे फटाफट। ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? कैसे हम लोग इसके बाद देख के बताएंगे? हाँ, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। देखो अभी एक चीज और मान लो, अगर यहाँ पे तो लकीली मुझे ऐसा मिल गया कि एक ही ऐसा नंबर मिला जो कि क्या था, जिसका न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर से छोटा था, तो डायरेक्ट हम लोग देख के बता सकते हैं। लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा कैसे चेक करेंगे, जो पहले जो मैंने तरीका बताया उसके हेल्प से। जैसे अगर मान लो मैं इसको बोलता तो सिंपली बोलता कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका 1 टाइम 2 टाइम ऐसे लेके कंपेयर करो। जैसे मान लो ऊपर का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है, 1 लेस देन हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टाइम। मतलब इसका 1 टाइम से क्या है, 1 लेस है। इसको अगर मैं चेक करता तो मैं बोलता है कि ये 4 मोर है। 4 मोर किससे है, 1 टाइम से। इसको अगर मैं चेक करता तो बोलता 1 मोर है, किससे, 1 टाइम से। इसको अगर मैं चेक करता तो मैं बोलता कि ये 1 मोर है, 1 टाइम से। और इसको अगर मैं चेक करता तो बोलता है ये 2 मोर है, 1 टाइम से। तो अभी हम लोग इजिली यहाँ से बता सकते थे कि जो मिनिमम है, देखो ये क्या है, 1 टाइम, सभी मैंने 1 टाइम लिया था, इससे ये 1 लेस है। 1 लेस होने का मतलब क्या होगा, यही क्या होता है, इसका मिनिमम हो जाता। इन केस अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाता तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो 1 टाइम आप देख रहे हो उससे क्या है, यही जो है वो 4 मोर है। इसका मतलब क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं ये वाला जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब आपको ईयर बताना था ना, तो ईयर मिनिमम हो जाता 1931, और मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते तो हो जाता 1941। क्लियर हुआ आप लोग को, मिनिमम मैक्सिमम? बहुत लोगों का आंसर गलत था। अभी क्लियर हुआ आप लोग को, मिनिमम मैक्सिमम निकालना? बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ओके। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को मेंस लेवल के लिए। प्री में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मेंस में ऐसा दे सकता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताना है हम लोग को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई XYZ कंपनी है, उसका 2007 से 2011 तक का आपको सेल बता दिया है। और आपसे इसमें ये बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ कंपनी XYZ इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर इज अचीव्ड। कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ? इसको आप लोग ट्राई करोगे? ट्राई करो फटाफट, बताओ मुझे हाईएस्ट कहाँ पे अचीव करेगा। टू थाउजेंड इलेवन 2011, तुक्का मार रहे हो क्या आप लोग? ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, देख के जज करोगे गलत हो जाएगा।
चलो मैं बताता हूँ, देखो तुक्का नहीं मारना, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो देख के ही पता चल रहा है ना, वैसे रॉन्ग होगा क्या, ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। परसेंटेज में अगर नहीं पूछता तो देख के बता सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, बार बार बोल रहे हैं कि परसेंटेज कभी भी बात किया इसका मतलब क्या होगा कि मुझे देखना होगा कि वो किसके रेस्पेक्ट में बात करता है। परसेंटेज और नॉर्मल इंक्रीज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, इसीलिए बहुत लोग गलत करते। देखो यहाँ पे अगर परसेंटेज नहीं बोलता तो आप देख के बता देते 2011, 2009 कुछ लोग बोल रहे हैं। चलो देखो क्या होगा, करते हैं। देखो सबसे पहले इसको अगर मुझे मान लो सॉल्व करना है तो सबसे पहले 2007 के पहले कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है तो हम लोग 2008 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2008 में जो है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल गया। चलो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2008 2008 में सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करो, देखो 6 से 9 जाएगा, 16 से 9 जाएगा, कितना हो गया 7, और 43 में से अगर 37 जाएगा कितना हो गया 67, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है, प्रीवियस ईयर का डेटा कितना है 379 इंटू 100%। तो अभी 100% लेना नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 100% हम लोग नहीं लेंगे। अभी हम लोग 2009 का बात करते हैं, 2009 में कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे कितना इंक्रीज हुआ, आप माइनस करो, 7 से 6 जाएगा क्या हो गया 1, और 52 से 44 माइनस करोगे होगा 8, मतलब 81, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है 446। 2010 2010 में देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले देखो, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये हो गया 1 और 10, मतलब 101, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 527। और 2011 में कितना होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज अगर हम लोग देखेंगे तो होगा 119, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है 628। ये सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अगर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर सेम होता तब तो आप देख के बता सकते हो ना, सबके केस में अलग अलग प्रीवियस ईयर का डेटा, इसलिए इसको देख के नहीं बता सकते हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा जैसा मैंने बताया आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। नीचे वाले में सबका एक एक डिजिट कम कर देते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर पाए। तो ये हो जाएगा देखो 67 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग देखो 9 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 37 को 38 लिख देते हैं। इसमें मान लो ये लास्ट डिजिट हटाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे 81 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 45। इसका लास्ट डिजिट 7 अगर हटाना है तो मैं बोलूंगा 101 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 53। और इसका अगर लास्ट डिजिट हटाना है तो मैं बोलूंगा कि 119 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 63 हो गया। अभी इसको देखो कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने में क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जो जितने टाइम्स करना है सबका सेम करना है। जैसे मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर 38 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाता है 76। 76 जो है उससे ये 9 कम है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो 9 लेस है, कितने टाइम से 2 टाइम से। ये वाला अगर मान लो इसको देखोगे तो इसका 2 टाइम्स होता है 90, उससे क्या है 9 लेस है, 9 लेस देन 2 टाइम। ये वाला अगर देखोगे इसका 53 का 2 टाइम्स करने से कितना होता है 106 होता है, उससे ये 5 लेस है। और इसका देखो 2 टाइम्स करोगे 63 का 2 टाइम्स 126 होता है, 126 से ये 7 लेस है। ठीक है, तो अभी मुझे बताना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा। देखो यहाँ पे आपको पूछा था हाईएस्ट, तो आप अभी इसको देख के मुझे बताओ तो हाईएस्ट कौन सा हो सकता है, हाईएस्ट कौन सा होगा 2010। यस 2010, क्योंकि देखो सबका मैंने 2 टाइम्स करके निकाला, सबका 2 टाइम्स से जो जितना कम होगा वही क्या होगा हाईएस्ट होगा ना। इसका मतलब देखो 2 टाइम्स से ये बस 5 कम है,
ये 7 कम है मतलब ज्यादा कम है, ये 9 कम है मतलब और ज्यादा कम है, ये 9 कम है मतलब और ज्यादा कम है। इसका मतलब क्या होगा, सिंपली यहाँ से ये 2 टाइम से 5 कम है, इसका मतलब जो हाईएस्ट होगा वो कौन सा होता है, 2010 में होता है। तो यही आपका आंसर था कि जो हाईएस्ट होता वो कहाँ पे अचीव होता है, 2010 में जाके अचीव होता है। समझ में आया आप लोग को ये वाला। अगर मान लो यहाँ पे अगर लोएस्ट बोलता ना, तो यहाँ पे देखो दो, ये दो वैल्यू में क्या था, दोनों में कंफ्यूजन होता है, 2 टाइम से 9 लेस, यहाँ पे भी 2 टाइम से 9 लेस। तो बस इन दोनों नंबर को आप लेते और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या करते हो, वहां से देख लेते कि दोनों में कौन सा लेस है। और ऐसे नॉर्मली आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा फ्रैक्शन कंपैरिजन कराने वाला, तो यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर देगा जो कि क्या हो, हाईएस्ट हो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। समझ में आया आप लोग को ये वाला। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है, इसका प्रीवियस ईयर का ही है। ये क्वेश्चन बताओ तो आप लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसी टाइप का। यहाँ पे भी आप लोग को हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ बताना है। थोड़ा सा ये डेटा हटा देते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना कि देख के इस सब क्वेश्चन को आंसर नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी भी परसेंटेज अगर वर्ड लगा दिया मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा। इसमें स्लोप देख के नहीं बता सकते क्या, प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं ना, तो स्लोप में देख के थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप बता पाओगे तो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कभी भी अगर बात करेगा ना, तो वहां पे देखो प्रीवियस अगर सबका अगर सेम रहेगा तब तो आप देख के बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर में तो सबका सेम नहीं है ना, सबका डेटा अलग अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन कंपैरिजन यूज करना पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जहां पे आप लोग देख के बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी वैसा क्वेश्चन नहीं आया है। मानस का आंसर आया 5-6, सही है। चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसके पहले तो कोई ईयर है नहीं, तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा 2005-6 से। तो मान लो अगर मैं 5-6 का बात करूंगा, 2005-6, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और सॉरी 4 हो गया और 8 हो गया, ये आ जाएगा आपका 845 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है 2041, ये हो गया 5-6 का। और अगर मान लो ये 6-7 का अगर हम लोग बात करें 2006-7 में, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना इंक्रीज हुआ। तो ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और 37 से जाएगा तो क्या हो गया 9, तो यहाँ पे आएगा 921 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर कितना है 2886। अगर मान लो मैं 7-8 का बात करूँ, ठीक है, 7-8, तो यहाँ पे देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ। तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी हाँ 11 में से 7 गया, क्या हो गया 4,
और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2 और 1, 1221 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में कितना है 3807। और लास्ट अगर मान लो 8-9 का बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज वाले को माइनस करोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, ये हो गया 2 और 60 मतलब 10, 1021 डिवाइडेड बाई 503। ठीक है, अभी देखो इसको आपको कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लास्ट वाले को 2 डिजिट, 1 डिजिट आप लोग कम से कम सॉर्ट कर लेना। जैसे मान लो इसको मैं 1 डिजिट अगर इसका हटाना चाहूँ 1 को, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 845 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 204। इसका मान लो अगर मैं 1 डिजिट अगर हटाना चाहूँ, तो हम लोग यहाँ पे 6 था, तो इसको मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे 289। अगर इसका 1 डिजिट अगर मैं हटाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 381। और अगर इसका 1 डिजिट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1021 डिवाइडेड बाई 503। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कुछ कितने टाइम से रफली एक आइडिया लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 200 है और ये 800 है, मतलब ये क्या है मोर देन, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं मोर देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से ज्यादा है। यहाँ पे देखो अगर इसका मान लो 4 टाइम्स करोगे, 289 का 4 टाइम्स क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ये लगभग 300 है, 300 का 4 टाइम्स करोगे तो 1200, मतलब क्या है ये लेस देन क्या है 4 टाइम्स है। और ये देखो इसका भी अगर 4 टाइम्स करोगे 381 है, 4 टाइम्स क्या होगा ऑब्वियसली 1200 से ज्यादा होगा, मतलब ये भी क्या है लेस देन 4 टाइम्स है। यहाँ पे देखो इसका ये तो 500 है और ये 1000 है, मतलब ये 3 टाइम्स से भी लेस है। ये जो है वो क्या है लेस देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से भी लेस है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या देख रहे हैं, मुझे हाईएस्ट निकालना था और मुझे क्या दिख रहा है कि एक ही ऐसा जो नंबर था वो क्या है, वो 4 टाइम्स से मोर है, और इसके अलावा जितना भी है सारा क्या है 4 टाइम्स से लेस है। तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं इसका मतलब जो हाईएस्ट होगा वो कौन सा होगा, वो 2005 to 6 वाले ईयर में क्या होगा, प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है। हाँ ऑलमोस्ट आंसर आया था सबका, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आप लोग को। फ्रैक्शन कंपैरिजन देखो बहुत काम का चीज है, जब भी हाईएस्ट लोवेस्ट ये सब कैलकुलेट करना होगा, ऑलवेज आप याद रखना कि आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन कंपैरिजन यूज करना है, और फ्रैक्शन कंपैरिजन में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा डीआई का, उसमें मैं रेशियो और परसेंटेज, मिक्सर एलिगेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं, एवरेज का कैसे यूज किया जाता है, ऑलरेडी मैंने लिया था लेकिन लेट हो रहा है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया था मैंने। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, रेशियो, एलिगेशन कहाँ कैसे परसेंटेज इंक्रीज वाले में एलिगेशन यूज करके हम लोग क्वेश्चन को डीआई जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज का कैसे कॉन्सेप्ट यूज होता है, एवरेज क्लोजर नंबर का ये सबको यूज कैसे करके डीआई दिया जाता है, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास, ठीक है ना, किसी को टफ तो नहीं लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझने में टफ लग रहा है क्या? ठीक है, बाद वाला जितना फ्रैक्शन कंपैरिजन वाला था सारा मेंस लेवल का था, ऐसा मेंस लेवल में ही पूछेगा आप लोग को, प्री में फ्रैक्शन कंपैरिजन से नहीं देता है, परसेंटेज से हो गया, एवरेज ये सब का जो है बेसिक यूज करके देगा, लेकिन मेंस में ये सब फ्रैक्शन कंपैरिजन हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में जो मैं एलिगेशन के ऊपर जो बताऊंगा वो सब जो है वो सब मेंस लेवल का रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।